हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले काम पर। और यहाँ पर हम अब बैंक से जुड़ी हुई सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को करने जा रहे हैं। तो बैंक से जुड़ी कुछ ट्रांजैक्शन तो हमने पहले भी की थी, जिसमें बैंक में पैसा जमा करवाया, बैंक से विड्रॉ किया, ये सब बातें हमने सीख ली थी। लेकिन अब जो है लेवल 2 की कहानी शुरू होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस काम को। लिखा है सबसे पहले बैंक अलाउड इंटरेस्ट। बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ कर दिया। तो बैंक वाले जब हमें इंटरेस्ट देंगे तो वो कैश तो देते नहीं, वो हमारे ही बैंक अकाउंट में ऐड कर देते हैं, यानी बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा। और बैंक इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इसीलिए इनकम को हम कर देंगे क्रेडिट। तो यानी बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, बैंक में पैसा बढ़ गया। बैंक नाम का एसेट हमारे पास यहाँ पर बढ़ गया, इसीलिए हमने ये बैंक अकाउंट को उस इंटरेस्ट जो हमें मिला उसके अकाउंट से बढ़ा दिया। अब क्योंकि वो हमारे पास जो हमारा पैसा बैंक में जमा है उस पर मिली हुई ये कमाई है, हमारी हमारी इनकम बढ़ रही है, इसीलिए बैंक इंटरेस्ट अकाउंट को जो है 5,000 रुपये को वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट हमारी यहाँ पर आ गई है जर्नल एंट्री। फिर आ गया इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट पर जो है, ओवरड्राफ्ट पर हमने यहाँ पर देखा कि बैंक वालों ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। जब वो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज करेंगे, ओवरड्राफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम जब अपने अकाउंट में रखे गए पैसे से ज़्यादा निकाल लेते हैं और बैंक ने हमें अलाउ किया हुआ है, उस केस में एक तरह से बैंक ने हमें लोन दे दिया। अब उस लोन पर हमें इंटरेस्ट देना होगा। उस लोन पर जिसे हम यूज़ कर रहे हैं वो बैंक का पैसा है, तो हमें इंटरेस्ट देना है, तो हमारे लिए खर्चा हो गया। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, देयरफॉर इट विल बी डेबिटेड। लेकिन सवाल ये आता है, क्या ये भी आप कैश पे करके आओगे? द आंसर इज नो। बैंक वाले ये अमाउंट आपके अकाउंट में से निकाल लेंगे और बैंक को रिड्यूस कर देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे। तो अब सवाल ये आता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा ना हुआ तो क्या होगा, और अगर हुआ तो क्या होगा? दो बातें हो सकती है। तो आइए इन दोनों का सबसे पहले मैं आपको यहां पर डिटेल बताता हूं, डिस्कशन करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, नंबर 1, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। सबसे पहले हमने क्या बोला कि एक्सपेंस है बिजनेस का। एक्सपेंसेस हमारे यहां पर बढ़ रहे हैं। अब अगर पॉजिटिव बैलेंस बैंक में हमारे अकाउंट में अवेलेबल है तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? और अगर पॉजिटिव बैलेंस अवेलेबल नहीं है तब क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हमें अवेलेबल है, सॉरी, अगर बैंक अकाउंट में बैलेंस पॉजिटिव अवेलेबल है तो बैंक वाले हमारी इस बैंक अकाउंट में से ही पैसा निकाल लेंगे और हमारा एसेट रिड्यूस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट क्योंकि एक्सपेंस है तो उसने तो डेबिट होना ही होना है, चाहे बैंक में बैलेंस हो या ना हो। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ने तो डेबिट होना ही होना है दोनों केसेस में, तो उसके अंदर तो कोई चेंज आने वाला है नहीं, राइट। वो तो एक्सपेंस बता दिया तो वो डेबिट होना है, उसको भूल जाओ अभी कि वो तो डेबिट हो गया। लेकिन सवाल है कि पैसा लेंगे कहाँ से वो? अगर हमारे अकाउंट में से पैसा तो निकाल लिया तो बैंक हमारा रिड्यूस होगा, लेकिन मान लो पैसा नहीं है, ये पॉजिटिव बैलेंस बैंक अकाउंट में हमारे है ही नहीं, तो वो कहेंगे ठीक है भैया लो, ये भी तुम्हारा लोन बढ़ा दिया आपने, बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा तो आपने देना ही देना है, वो बोलेंगे। अब वो बोल रहे हैं कि आपको इस इंटरेस्ट का अमाउंट भी देना है, यानी आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, वो हमें बोलेंगे। हम बोलेंगे ठीक है साहब, क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसा होता तो चला जाता, अब नहीं है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, बैंक ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटी और बढ़ गई, तो लायबिलिटी बढ़ने पर भी क्रेडिट होती है। तो बहुत ही आसान चीज़ है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, तो ये तो डेबिट हो ही गया। अब सवाल ये आता है दो सिचुएशंस, बैंक में पैसा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैंक में से पैसा चला गया, एसेट रिड्यूस हो गया। और अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो अब हमें वो पैसा देना बाकी है, बैंक को हमने देना है तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है। और किस नाम की लायबिलिटी बढ़ गई? बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम की लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है जी। तो ये कहानी सारी की सारी समझ में आ गई। तो अगर लिखा आ गया जी इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड, ठीक है जी, तो इस केस में चार्ज अगर लिखा आ जाए तो या तो आप ये एंट्री कर दो, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट टू बैंक,
या ये कर दो, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट, दोनों सही मानी जाएंगी। बैंक बैलेंस है या नहीं है डजेंट मैटर। आई मीन क्वेश्चन के अंदर आप जो भी अगर सिर्फ वर्ड लिखा हुआ है चार्ज्ड, तो इन दोनों में से जो भी करोगे वो सही मानी जाएगी, चाहे ये लिख लो ए चाहे बी, इसलिए मैंने लिखा है ए और बी। लेकिन मान लीजिए वो कहते हैं जी ये ड्यू हो गया, देना बाकी है, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज मेड ड्यू। ड्यू का मतलब ये दिया नहीं है, अगर नहीं दिया तो फिर इसका मतलब ये बी वाला ही केस है, तो उसे आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट में। एक तीसरी सिचुएशन ये भी आ सकती है, अगर वो बोले कि बैंक ओवरड्राफ्ट पर जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज डिडक्टेड। अगर डिडक्ट कर लिया इसका मतलब बैंक अकाउंट में से उसने पैसा निकाल लिया, तो उस केस में ये ए वाली एंट्री आएगी, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, मैंने आपको वो 3 केसेस यहां पर सिखा दिए। इन तीनों में जो भी वर्ड्स आपके सामने आए आपको उसी तरह से डील करना है। पहले वाला केस चार्ज वाला जो बताया, इनमें से जो भी एंट्री करोगे दोनों में से दोनों ही सही मानी जाएंगी। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का हमारा ये काम पूरा हो गया, समाप्त। चलिए अब चलते हैं आगे। लिखा बैंक चार्जेस ₹2000, वेरी वेरी सिंपल। तो बैंक चार्जेस तो भैया बैंक वालों ने निकालने, अगर वो निकालेंगे तो हमसे कैश मांगने नहीं आएंगे, वो हमारे अकाउंट में से ही पैसा निकाल लेंगे, और बैंक चार्जेस हमारे लिए खर्चा है, यानी बैंक चार्जेस को डेबिट कर दीजिए टू बैंक अकाउंट, वेरी वेरी सिंपल। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ा इसलिए डेबिट कर दिया, टू बैंक अकाउंट एसेट को कर दिया क्रेडिट, राइट। अभी बहुत ही आसान एंट्रीज है, इसीलिए मैं हर चीज़ को लिख के नहीं दिखा रहा। अब आप उस लेवल पर पहुंच चुके हो कि जो मैं इसमें टिकिंग करवा रहा हूँ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, और जहां जरूरत होगी वहां मैं लिख ही दूंगा। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹3000 एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली हमने बोला था भाई देखो ऐसा है, हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम इस डेट को जाते हैं, जब वो डेट आए तो हमारे अकाउंट में से निकाल के पैसा दे दो। बैंक वालों ने कहा ठीक है जी, हमारा तो काम ही यही सर्विसेज देना है। अब बैंक वालों ने वो पैसा निकाल के सही समय पर दे दिया। जब वो दे दिया तो अल्टीमेटली बैंक में से ही पैसा रिड्यूस हुआ, बैंक में से पैसा रिड्यूस हो गया, बैंक में से हमारा एसेट घट गया, हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया, और हमारे लिए इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम को हमने डेबिट कर दिया। तो जर्नल एंट्री जो यहाँ पर बनी वो क्या बनेगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारे सामने आ गया, एक्सपेंसेस यहाँ बढ़ गए और एसेट ये वाले घट गए। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं जी आगे। लिखा है बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ₹3000 ऑन आवर बिहाफ। अब बैंक वालों ने हमारे बिहाफ पर क्या कलेक्ट कर लिया, बैंक वालों ने हमारे बिहाफ पर कलेक्ट कर लिया है डिविडेंड। डिविडेंड क्यों कलेक्ट किया जी बैंक वालों ने हमारे बिहाफ पर, हमने कई कंपनीज में शेयर्स ले रखे होंगे, शेयर्स जिन कंपनीज के ले रखे हैं वो हमसे हमारी बैंक की डिटेल्स भी लेते हैं, हमने उन्हें बैंक डिटेल दे दी और उन्होंने हमारे अकाउंट में जमा करा दिया। अब जब वो पैसा जमा करवाएंगे तो भैया बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, बैंक हमारा एसेट है, और डिविडेंड जो है वो बिजनेस की कमाई है, हमारी तो इनकम है। जिस कंपनी में पैसा हमने इन्वेस्ट किया उसने हमें डिविडेंड दिया, तो हमारे लिए तो इनकम हो गई ना, इन्वेस्टमेंट पर कमाया हुआ पैसा। तो जो डिविडेंड है वो हमारी इनकम है, इसीलिए उस डिविडेंड को तो हमने कर दिया है क्रेडिट, हमने उस डिविडेंड को कर दिया क्रेडिट, और बैंक अकाउंट मेरे दोस्तों ये हो गया डेबिट। ठीक है जी, बैंक अकाउंट हमने यहां कर दिया डेबिट, ये हो गया जी डेबिट, और डिविडेंड अकाउंट हो गया क्रेडिट। वेरी 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 सिंपल। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं आगे, बहुत ही आसान काम है, थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ रहा है, क्यों ना इस स्लाइड को यहीं पर ले आए, पास में ही ले आए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया जी, रिसीव्ड कैश ₹4000 एंड अ चेक ऑफ ₹8000 फ्रॉम अजय विच वॉज बैंक्ड, यानी इसको हमने जमा करा दिया। अच्छा, अब कहानी आती है कि हमने क्या जमा कराया। विच वॉज यानी एक चीज की बात हो रही है, इस चेक की बात हो रही है, विच वॉज बैंक्ड, ठीक है, एक चीज की बात हो रही है, कैश नहीं, होल अमाउंट की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। विच वॉज बैंक्ड ये लिखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं इसके आंसर की ओर। अब जरा ध्यान से अगर देखा जाए
और इसे सोचा जाए तो भाई कैश 4,000 मिला, चेक 8,000 मिला और चेक को हमने बैंक में जमा करा दिया, यानी बैंक में सीधा पैसा पहुंच गया। तो भाई यहाँ पर कैश भी डेबिट होगा 4,000 रुपये, और बैंक भी डेबिट हो जाएगा। अदरवाइज हम इसे चेक इन हैंड लिख सकते थे, या हम इसे चेक इन हैंड की जगह कैश अकाउंट भी मान सकते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैश बुक के अंदर हम कुछ ऐसा ही करेंगे, ठीक है। जब तक हमारे पास चेक हाथ में है, चेक इन हैंड लिख दो या उसे कैश लिख दो। तो फिलहाल तो साफ सीधी बात है, उसने बोल दिया कि इस चेक को हमने बैंक में जमा करा दिया तो बैंक में सीधा पैसा आ गया। तो अजय से रिसीव किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू अजय होता, बैंक डेबिट टू अजय, जब हमने उससे चेक रिसीव किया और बैंक में जमा करा दिया। तो कैश और बैंक नाम के एसेट हमारे बढ़ गए, डेबिट कर दिया। और अजय से हमने पहले पैसा लेना था, करेक्ट। अजय जरूर हमारा डेटर रहा होगा, इसीलिए तो उसने हमें पेमेंट कर दी है, तो एसेट हमने रिड्यूस कर दिया। इसका एक दूसरा पॉइंट और भी हो सकता है जी, हो सकता है हमने अजय से लोन ले लिया हो, वो भी पॉसिबल है, लेकिन ऐसे केस में वो मेंशन किया होता और हम उसे फिर अजयज लोन लिखते, ठीक है ना। तो यहां पर यहां तक का हमारा काम हो गया जी समाप्त। अब चलते हैं आगे। लिखा है सुमन आवर डेटर डिपॉजिटेड ₹4,000 डायरेक्टली इन आवर बैंक अकाउंट। अब जो सुमन है वो हमारी डेटर है, और डेटर ने जब पैसा दे दिया तो वो डेटर रिड्यूस हो गया, यानी सुमन क्रेडिट हो गई। लेकिन उसने पैसा डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा करा दिया तो बैंक नाम का एसेट बढ़ गया। दैट इज वाई बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमन, ये जर्नल एंट्री हो जानी चाहिए। बैंक नाम का एसेट बढ़ गया और सुमन नाम का जो हमारा डेटर थी सुमन हमारी, वो एसेट हमारा घट गया, राइट। इसीलिए जर्नल एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमन। तो ये अब बहुत सारी एंट्रीज इतनी सारी करवा चुका हूं कि आपके सामने लॉजिक बिल्कुल फ्रीली आप कर पा रहे होगे, आई एम श्योर। और इसी कारण से मैं सिर्फ टिकिंग करवा रहा हूं, जहां पर जरूरत होगी वहां पर लिख के दिखा दूंगा आपको। ड्राफ्ट, 5,000 रुपये का ड्राफ्ट रिसीव किया हमने एक्सिस लिमिटेड से, बट नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। अच्छा, ड्राफ्ट क्या चीज होती है जी? ड्राफ्ट यानी बैंक ड्राफ्ट। दिखाऊं बैंक ड्राफ्ट कैसा होता है? बैंक ड्राफ्ट दिखाते हैं जी आपको, ये होता है बैंक ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं जी इसे, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं। अब डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट कब यूज किया जाता है? चेक तो डिसऑनर हो भी सकता है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट कभी डिसऑनर नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक वाले आपसे ये पैसा पहले ही लेके रखेंगे और आपसे चार्जेस लेंगे। तो ज्यादातर केसेस में जहां पर जैसे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर फीस जमा करानी हो, तो वो कभी चेक नहीं लेंगे, वो आपसे ड्राफ्ट लेंगे। समझे मेरी बात के नहीं? किसी तरह का मान लो कोई गवर्नमेंट के पास हमने पेमेंट करनी है, तो वो चेक नहीं लेंगे, वो ड्राफ्ट लेंगे आपसे, ताकि ये पक्की बात हो जाए कि वो कभी भी डिसऑनर नहीं होगा। तो 2,000 रुपये का जो समझिए, ये 2,500 का इन्होंने एक ड्राफ्ट बनवाया, साइन हो गए, बिल्कुल बैंक के चेक की तरह ही बनता है ये भी, बस अब उसका नेचर जो है वो डिमांड ड्राफ्ट बन गया। बाकी सारी कहानी वो वैसे ही बना देते। अब ये डिमांड ड्राफ्ट की कहानी, उसमें भी नंबर वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि एक हमने एक्सिस लिमिटेड से ड्राफ्ट रिसीव किया लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। तो भाई जैसे चेक इन हैंड होता है वैसे इसे ड्राफ्ट इन हैंड बोल दो। तो ड्राफ्ट इन हैंड बोल दिया हमने से, क्योंकि जब इसे बैंक में जमा करवाया जाएगा तब इसको बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्राफ्ट इन हैंड लिख देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास एसेट बैंक में तो जमा हुआ नहीं पैसे, वो ड्राफ्ट के रूप में हमारे हाथ में आया, ड्राफ्ट इन हैंड लिख दिया टू एक्सिस लिमिटेड। एक्सिस लिमिटेड हमारी डेटर थी, हमने उससे जब पैसा ले लिया तो वो डेटर घट गए। जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू अजय, कैश अकाउंट डेबिट टू विजय, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमन, कुछ भी इस तरह से एंट्री पैसा लेने की एंट्रीज होती है, राइट। चलिए अब आगे क्या लिखा है अगले पॉइंट में देख लेते हैं। यहां लिखा है जी ड्राफ्ट ऑफ एक्सिस लिमिटेड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब वो जो ड्राफ्ट था बैंक में जमा करा दिया तो बैंक में पैसा बढ़ गया, यानी बैंक नाम का एसेट हमारे पास यहां पर इंक्रीज हो गया, ये एसेट हमारा बढ़ गया। और ड्राफ्ट इन हैंड जो है उस नाम का एसेट हमारा रिड्यूस हो गया। तो जर्नल एंट्री जो बन गई वो बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्राफ्ट इन हैंड। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? चलिए आगे चलते हैं। फंड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम आवर आईसीआईसीआई बैंक टू एचडीएफसी बैंक। अब ऐसी एंट्री मैंने आपको पहले भी करवा दी है, लेवल 1 में भी करवा दी थी। अब आईसीआईसीआई बैंक भी मेरा एसेट है, एचडीएफसी बैंक भी मेरा एसेट है,
दोनों ही में अकाउंट में मेरा पैसा है, एक अकाउंट से निकाला दूसरे में डाला, तो जिसमें पैसा हमने डिपॉजिट किया वो तो बढ़ गया, जिसमें से निकाल लिया वो घट गया। तो क्योंकि एच डी एफ सी बैंक में हमने पैसा जमा करवाया तो एच डी एफ सी बैंक के नाम का एसेट बढ़ गया, और आईसीआईसी बैंक में से हमने पैसा निकाल लिया था, इसीलिए आईसीआईसी बैंक के नाम का एसेट हमारा रिड्यूस हो गया। जर्नल एंट्री बन गई एच डी एफ सी बैंक अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसी बैंक अकाउंट। करेक्ट, बहुत ही सिंपल। चलिए अब आ गई इसकी अगली कहानी, पेमेंट मेड टू आवर क्रेडिटर बाय बैंक ड्राफ्ट। हमने अपने क्रेडिटर को बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे किया। अच्छा, जब बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे किया, अल्टीमेटली बैंक वालों ने तो पैसा हमारे अकाउंट में से निकाल लेना है, बैंक में से ही घट गया, 10,000 का हमारा अमाउंट घट गया। मगर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ड्राफ्ट के चार्जेस भी होते हैं, तो बैंक वालों ने 200 रुपये बनाने के चार्ज भी ले लिए, वो बैंक चार्जेस हमारे बैंक अकाउंट में से रिड्यूस हो गए। तो दो बातें आ गई यहाँ पर, एक तो आ गया जी कि हमारा हमने पेमेंट की, बैंक ड्राफ्ट की पेमेंट की, तो बैंक ड्राफ्ट से जब पेमेंट गई तो एक तो वो क्रेडिटर के नाम की 10,000 की पेमेंट हो गई, और उसके कारण जो हमारी क्रेडिटर की तरफ लायबिलिटी बनती थी वो लायबिलिटी 10,000 से रिड्यूस हो गई। लेकिन इस ड्राफ्ट को बनवाने के चक्कर में बैंक वालों ने हमारे 200 रुपये और काट लिए, उसके कारण भी हमारा बैंक अकाउंट रिड्यूस हुआ, और वो बैंक चार्जेस है हमारे लिए, इसीलिए हमने बैंक चार्जेस अकाउंट को डेबिट कर दिया 200 रुपये। तो नेट नेट दो चीज़ें डेबिट हुई, एक क्रेडिटर जिसके कारण मेरी लायबिलिटी घट गई, दूसरा ये बैंक चार्ज जो कि मेरा खर्चा है। माय डियर फ्रेंड्स, कहानी यहां पर ये आ गई है कि अब हमारा ये बैंक अकाउंट का पैसा जो है वो घट गया, एक ड्राफ्ट के अमाउंट से, और दूसरा 200 रुपए के 200 रुपए के हमारे उस बैंक चार्जेस के अमाउंट से। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? सो मेरे दोस्तों, बैंक की कहानी भी यहाँ पर जो है आगे चलती चली जा रही है, लेकिन बैंक में ही डिसऑनर अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आइए जरा उसको देखते हैं। अब ध्यान से समझने की देर है, डिसऑनर का मतलब क्या है? डिसऑनर का मतलब होता है जी पेमेंट ना होना, नॉन पेमेंट, यानी जिस व्यक्ति ने वो एक्सेप्ट किया था, ठीक है जी मैं पैसा देता हूं, उसने पेमेंट करने से मना कर दिया, या तो उसके अकाउंट में ही पैसा नहीं था, तो चेक लिखने के बावजूद ऐसा हो गया। अच्छा, बिजनेस ने मान लो कहीं से रिसीव किया चेक, और सामने वाली पार्टी ने पेमेंट नहीं दी, पहले रिसीव किया हमने, उसकी पेमेंट नहीं मिली, वो डिसऑनर हो गया। इसका दूसरा केस ये हो सकता है कि हमने किसी को चेक इशू किया और साइन वाइन गलत हो गए, वो चेक डिसऑनर हो गया, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो रिसीव्ड एंड डिसऑनर्ड, यानी कहीं से हमें मिला, क्यों मिलेगा हमें? हमने जरूर किसी को उधार पे सामान बेचा होगा, डेटर को हमने उधार पे सामान बेचा था, बाद में उसने हमें चेक दे दिया, लो जी लो चेक से पेमेंट ले लो। जब चेक आया बैंक में जमा कराया तो पेमेंट हुई नहीं। अब हम क्या डेटर से क्या बोलेंगे, तुमने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया भाई, अब हम तुमसे दोबारा लेंगे। तो यानी ये रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है, जिसको हमने उधार पर माल बेचा, उसने चेक हमें दिया मगर वो डिसऑनर हो गया। और हमने चेक इशू किया, इशूड टू क्रेडिटर, कि लो भाई लो चेक ले लो, लेकिन साइन वाइन गलत हो गए, तो अब जो चेक उसे दिया था वो डिसऑनर हो गया, पेमेंट उसे मिली नहीं, अब वो हमसे लेगा, हमारी लायबिलिटी उसकी तरफ दोबारा बढ़ जाएगी। अब ये पूरी स्टोरी जो है मैं आपको एक एक करके जर्नल एंट्री के थ्रू समझा रहा हूं। सबसे पहले हम ये पार्ट ए पढ़ेंगे, बी की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, ये है पार्ट बी, इसको परचेज वाली कहानी है, छोड़ दो इसे। हम सबसे पहले बातचीत शुरू करते हैं सेल एंड डेटर्स की कहानी से। हमने मान लीजिए 1,00,000 रुपए का उधार पर सामान बेचा, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। डेटर हमारे एसेट बढ़ गए और सेल्स भी हमारी क्रेडिट हो गई, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये आ गया जी सारा काम। ठीक है जी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर हमने चेक रिसीव किया, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, उसने बोल दिया लो जी चेक ले लो, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। हमने इस एसेट को रिड्यूस कर दिया, हमने इस एसेट को रिड्यूस कर दिया। हाँ जी, सुन रहे हो मेरी बात? हमने इस एसेट को रिड्यूस कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर की कहानी हो गई। 1,00,000 रुपए हमने यहां पर देख लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर के रूप में आ गए।
बैंक को हमने वैसे डेबिट कर दिया क्योंकि हमने बैंक में चेक को जमा करा दिया, लेकिन हमें क्या पता कि वो चेक डिसऑनर हो जाएगा। तो जब हमें बैंक से खबर मिली कि भाई लो, जो तुमने चेक जमा करवाया था भैया वो तो डिसऑनर हो गया, हम कहेंगे ओ माय गॉड ये क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब हम क्या बोलेंगे, पहले तो हमने डेटर को डेबिट किया था जब उधार पे माल बेचा, जब उसने हमें चेक दे दिया तो हमने डेटर को रिड्यूस कर दिया था। अब हम उस डेटर को क्या बोलेंगे वापस के, अरे भैया सुनो, तुमने जो चेक दिया था वो बेकार हो गया, अब हम तुमसे दोबारा लेंगे। यानी हमने अपने डेटर के नाम के एसेट को बढ़ा लिया दोबारा, कि तुमसे हमने दोबारा पैसा लेना है। और जो बैंक हमने फालतू में डेबिट कर दिया था उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, क्रेडिट कर दो उसे भी, उस एसेट को भी रिड्यूस कर दो। यानी देखा जाए तो जो चेक रिसीव करने की एंट्री थी उसकी रिवर्स एंट्री डिसऑनर की हो गई। सिंपल सी बात है, डेटर हमने घटाए थे दोबारा बढ़ा दिए, बैंक हमने बढ़ा लिया था उसे भी दोबारा घटा दिया, दोबारा घटा दिया उसे। ये थी कहानी सेल्स और डेटर की। अब मान लो हमने परचेज किया, उधार पर परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यानी हमारी क्रेडिटर की तरफ लायबिलिटी बनती है। हमने उसे कहा लो जी लो चेक ले लो आप। अब जब चेक दिया तो हमने अपनी लायबिलिटी को घटा दिया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और जैसे ही चेक दिया हमने अपने बैंक अकाउंट को भी रिड्यूस कर दिया कि जी यहाँ से पैसा चला जाएगा। लेकिन हमें क्या पता कि सिग्नेचर गलत हो जाएंगे और बैंक वाले उसे डिसऑनर कर देंगे। बैंक वालों ने जब डिसऑनर कर दिया, क्रेडिटर शोर मचाता हुआ आ गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तुमने अपना जो चेक दिया था ये सारा का सारा डिसऑनर हो गया। हम कहेंगे ओ भाई साहब गलती होगी, गलती होगी, रुक जाओ। तो हमने अब करना क्या, हम कहेंगे भाई साहब हम आपको पैसा देंगे, चिंता मत करो। हमारी लायबिलिटी आपकी तरफ बढ़ गई दोबारा से। पहले हमने आपकी तरफ लायबिलिटी को घटा लिया था जब हमने चेक की पेमेंट की थी, लेकिन ये लो, हमने इस डिसऑनर के कारण अपनी लायबिलिटी को दोबारा बढ़ा लिया, और हमने जो बैंक को कम कर दिया था, बैंक में से तो पैसा गया नहीं, वापस उसको डेबिट कर लिया। यानी एक तरह से इस चेक इशूड की एंट्री को हमने रिवर्स कर दिया, ये बन गई चेक डिसऑनर की एंट्री। अब ये जो मैंने आपको स्लाइड दी है ना, ये कमाल की स्लाइड है। इसको अच्छी तरह से एक बार, दो बार, चार बार सुन लेना, जो मैंने बातें बताई दिमाग में सेट हो जाए तो दो तीन बार लिख के बिल्कुल पक्का करके चलना, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में ये सब चीज़ें काम आने वाली हैं जो इसी स्लाइड में आपको दिखाई दी हैं। ठीक है ना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये काम हमारा सारा डिसऑनर का भी हो गया समाप्त। अब आने वाली क्लास में ना एक बार मैं आपको जर्नल की कहानी, नहीं अभी आने वाली क्लास का ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है ना, इसी में बता देता हूँ कि अब आपने करना कैसे है। जर्नल का फॉर्मेट ये, अभी तो मैंने आपको क्या कराया, मैंने आपको करवाया है कि भाई जर्नल एंट्री नॉर्मल डेबिट क्रेडिट सिखा दिया, लेकिन जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है। जर्नल का जब फॉर्मेट होगा तो ये कॉलम बनेंगे, ठीक है जी, 5 कॉलम बनने वाले हैं। इन 5 कॉलम को आप बनाएंगे। सबसे पहला डेट का कॉलम होगा, दूसरा पर्टिकुलर जहां पर जर्नल एंट्री लिखी जाएगी। जैसे कि मान लो 1 जनवरी 2023 के दिन एंट्री हुई, और एंट्री हुई जी कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट के बिल्कुल नीचे टू, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये है लेजर फोलियो, इसके बारे में अभी 2 मिनट में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल पहले अमाउंट लिख देते हैं। मान लीजिए कि ये अमाउंट 10,000 था, डेबिट का, कैश को डेबिट कर दिया और कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिख दिया। इतनी क्लैरिटी हो गई। सबसे पहला पॉइंट डेट, हमने डेट लिख डाली। फिर जो जर्नल एंट्री बनती है, हमने उस जर्नल एंट्री को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट वो लिख दिया। तो कैश डेबिट टू कैपिटल लिखने का मकसद यहां पर क्या, डेबिट वाला हिस्सा डेबिट अमाउंट में, क्रेडिट वाला हिस्सा क्रेडिट अमाउंट में, राइट। और जो भी हमने किया हम उसको नरेट करेंगे। नरेटर होता है ना एक बंदा कि हाँ जी देखो ये हमने ऐसे किया, तो अब वहाँ खड़े तो होंगे नहीं बताने के लिए, तो हम कहेंगे ठीक है, हर जर्नल एंट्री के नीचे हम नरेशन कर देंगे हमने किया क्या है। तो जो भी काम किया है उसके लिए क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन का जहां नाम लिखा होगा उसका नाम लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमने नरेट कर दिया। जैसे हमने मान लो रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड, दैट्स इट।
रेंट पेड इन कैश। तो जो ट्रांजैक्शन आपको लिखी हुई है ना, बड़ा आसान है। जो ट्रांजैक्शन आपके सामने आई, जैसे क्वेश्चन अभी जो आया वो क्या था, बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000, यही सेम उठा के शॉर्ट करके लिख दो, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बीइंग बैंक अलाउड इंटरेस्ट, ये उठा के लिख दो सीधा। तो बड़ा आसान तरीका, जो क्वेश्चन में लिखा हो आपने बीइंग के बाद वही शॉर्ट में करके उठा के लिख देना है। यही आपकी नरेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं करना नरेशन में, हर एक में ऐसे ही करना है। तो ऐसा कुछ लर्न करने वाली बात नहीं है ये, ठीक है जी। अब आती है कहानी लेजर फोलियो के। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जर्नल एंट्री जो हम कर रहे हैं, जर्नल में जो काम कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग का काम है, करेक्ट। यहां जो भी काम किया जा रहा है वो रिकॉर्डिंग का काम किया जा रहा है। इसके बाद हमें लेजर बनाना है। लेजर में मल्टीपल अकाउंट्स हैं, जैसे मैंने बताया था क्लासिफिकेशन करते हैं वहां पर। तो भाई हर एक अकाउंट का एक अलग पेज है। जैसे कैश अकाउंट पेज नंबर 10 पे बना है मान लो, कैपिटल अकाउंट पेज नंबर 2 पे बना मान लो। तो अगर ऐसी है जी, कैश अकाउंट पेज नंबर 10 पे है, कैपिटल अकाउंट पेज नंबर 2 पे है, तो अब जर्नल एंट्री तो हमने लिख दी, लेकिन मैं इसे लेजर में कैसे ढूंढूं? उसको कहीं ना कहीं कुछ पिन पॉइंट करना पड़ेगा। तो हम ये लेजर का फॉलियो नंबर यानी पेज नंबर लिख देंगे कि कैश का है जी पेज नंबर 10 पे, कैपिटल अकाउंट का है पेज नंबर 2 पे, बस। अब ये जो कहानी है प्रैक्टिकली की जाती है, लेकिन आपको जब पढ़ रहे हो तो ये पेज नंबर वगैरह तो है नहीं कोई, इसीलिए लेजर फोलियो का पतला सा कॉलम बना के खाली छोड़ना है आपको। इसका प्रैक्टिकल यूसेज मैंने आपको बता दिया, और आजकल तो वैसे भी सब कुछ अकाउंटिंग वगैरह का सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, राइट। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, तो पेज नंबर लिखने की कोई खास जरूरत है ही नहीं, ठीक है, अपने आप ही कनेक्टेड हो जाता है। बट जब मैनुअल अकाउंटिंग होती है तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। क्विक फाइंडिंग के लिए ये चीज़ें हमें पेज नंबर हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये लेजर फोलियो है, जब हम बनाएंगे लेजर, उसमें जर्नल का पेज नंबर डाल देंगे कि ये एंट्री उस पेज से आई है, ताकि हम कनेक्ट कर पाए, ठीक है ना। बट आपके लिए फिलहाल इसका कोई रोल नहीं। आपने जब इसको एग्जाम में लिखना है तो सीधा नंबर ही लिखने की नंबर वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा पतला सा कॉलम करके छोड़ देगा। तो अब ये समझ लीजिए कि आपने जैसे ही जर्नल बनाया उसके बाद आपको ये एक लाइन लगानी है, उसके बाद फिर अगली एंट्री 2 जनवरी 2023, फिर अगली एंट्री लिखते जाइए। ऐसे करते करते एंड में डेबिट के भी टोटल कर दीजिए सारे के सारे, और क्रेडिट के भी टोटल कर देना, सबके बराबर आएंगे। जाहिर सी बात है, जितना डेबिट में लिख रहे हो उतना क्रेडिट में लिख रहे हो। ये है जी जर्नल। तो अब मैंने आपको जो यहाँ पर ये चीज़ बताई वो उसका प्रोफॉर्मा भी बता दिया। आने वाले समय में इसका क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको, और उसमें आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। बट लिखने का तरीका यही है, ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो जर्नल से जुड़ी हमने सारी की सारी बातें कर ली दोस्तों, बहुत डिटेल में हमने एक एक चीज़ को कर लिया। लेवल 2 का भी काम हमारा यहाँ पर हो गया है पूरी तरह से समाप्त, ठीक है जी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन करता हूँ यहीं पर फिनिश। मिलेंगे अगले सेशन में फिर से कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।